गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। तो अब हम एक सीरीज चालू करने वाले हैं, ठीक है। ये सीरीज में हम क्या करेंगे, नॉन नर्सिंग के जितने क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करेंगे। अब किस तरह के नॉन नर्सिंग के, मतलब अब तुमको सभी को पता होगा आने वाले कुछ दिन में आरआरबी का एग्जाम है, नॉसेट का एग्जाम है, डीएम या डीएचएस सीएचओ ये भी हो सकते हैं, है कि नहीं। तो नॉन नर्सिंग पार्ट मतलब जिसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट। हाँ, मैथ्स एप्टीट्यूड रीजनिंग ये तो रहेगा ही, फिर जीके जीएस करंट अफेयर्स, मतलब जीके ये ऐसा पकड़ लो, जीएस या जीके पकड़ लो, उसमें सारी चीजें आ गई, ठीक है। हिस्ट्री ज्योग्राफी जनरल साइंस वगैरह सब आ गया उसमें, करंट अफेयर्स वगैरह भी, ठीक है। देन इसके अलावा मैथ्स हो गया ना, मैथ्स एप्टीट्यूड रीजनिंग हो गया। फिर हाँ, ग्रामर हम पढ़ने वाले, इंग्लिश ग्रामर, मराठी ग्रामर, फिर कंप्यूटर पढ़ने वाले, ठीक है। सो ओवरऑल इतने टॉपिक्स हम कवर करने वाले। किस तरह से कवर करने वाले ये मैं थोड़ा आइडिया दे देता हूँ, ठीक है। हम यहाँ पर जो सीरीज चालू करने वाले, इसमें क्या है 25 क्वेश्चंस या एमसीक्यूज हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, उसको देखेंगे। हर एमसीक्यू में तुमको पता है कि हर एक क्वेश्चन में कितने ऑप्शन रहते हैं, तो हम क्या करेंगे, जो करेक्ट आंसर है वो तो ढूंढेंगे, वो याद रखेंगे। इसके साथ ही जो बचे वाले 3 आंसर्स हैं वो गलत क्यों है, या फिर उससे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। सो ओवरऑल देखा जाए तो 25 इंटू 4 कितना हो गया, 100। तो 100 पॉइंट्स बोलो या फिर इंफॉर्मेशन बोलो, हमें पता चल जाएगा एक वीडियो में या एक लेक्चर में, समझा। चलो स्टार्ट करें फिर। तो फर्स्ट वाला देखो, चलो सुनो। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच रिवर इज नोन एज द दक्षिण गंगा, ठीक है। अब हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सी नदी, 4 ऑप्शन है ना हमारे पास, ये चारों में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसको हम क्या बोलेंगे, दक्षिण गंगा बोला जाता है करके, ठीक है, या जाना जाता है करके। 4 ऑप्शन है हमारे पास, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी और नर्मदा, ठीक है। क्या है आंसर इसका, बहुत इजी था, ठीक है। पहला है ये, इसलिए पहला क्लास है इस सीरीज का, इसलिए हम क्या करेंगे, थोड़े से इजी वाले देख लेते हैं, धीरे धीरे फिर लेवल बढ़ाएंगे अपन, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, गोदावरी, ऑप्शन बी, ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। अब गोदावरी को, ठीक है, क्या बोला जाता है, दक्षिण गंगा या साउथ गंगा भी बोलते हैं। क्या क्या बोलते हैं, दक्षिण का मतलब भी क्या होता है, हाँ, कंफ्यूज तो नहीं है ना। क्या क्या नाम याद रखना है ये ध्यान दो, ठीक है, क्योंकि कुछ भी नाम से पूछ सकता है। दक्षिण का मतलब तो दक्षिण गंगा ऐसा भी बोला जाएगा, साउथ गंगा ऐसा भी बोला जाएगा, या फिर और एक नाम क्या बोला जाता है, वृद्ध गंगा। गुड, क्या बोला जाता है, वृद्ध। नाम से समझ में आ रहा है, वृद्ध, वृद्ध पता है ना कैसा रहता है, ये ऐसे है ना, वृद्ध ऐसे ही लिखते हैं ना। तो वृद्ध गंगा मतलब जो ओल्ड है, पुरानी है कि नहीं। तो इसको हम दक्षिण गंगा बोलेंगे, साउथ गंगा बोलेंगे, वृद्ध गंगा भी बोल सकते हैं। इतना समझ में आया। अच्छा, और क्या पता है गोदावरी के बारे में, नाम तो पता चल गया हमें, और क्या पता है, महाराष्ट्र में है, सबसे इंपॉर्टेंट नासिक में है ना, हाँ। और क्या पता है, त्र्यंबकेश्वर में, हाँ हाँ ठीक है, लोकेशन हमको पता चल गया, महाराष्ट्र में नासिक के आसपास है, ठीक है। और क्या पता है, हाँ, और कुछ लंबाई में वगैरह कितनी बड़ी है उससे रिलेटेड कुछ पता है क्या, 1456, ठीक है। और चलो सुनो, सो गोदावरी जो है ये क्या है, सेकंड मोस्ट लार्जेस्ट रिवर है। तो फर्स्ट कौन सी है, गंगा। गोदावरी जो है ये क्या है, सेकंड मोस्ट लार्जेस्ट है। फर्स्ट कौन सी है, मतलब सबसे बड़ी नदी जो है कहाँ, इंडिया में कौन सी है, गंगा है, ठीक है। सेकंड मोस्ट लार्जेस्ट कौन सी है, गोदावरी है, याद रहेगा। लेकिन अगर मान लो क्वेश्चन आया, ठीक है, लार्जेस्ट रिवर इन इंडियन पेनिनसुलर रीजन, तो क्या बोलेंगे अपन, गोदावरी बोलना पड़ेगा। लार्जेस्ट रिवर बोला है, क्या बोला है, लेकिन लोकेशन क्या बताया, सिर्फ लार्जेस्ट रिवर इन इंडिया बोला रहता तो हम आंसर क्या टिक किए रहते, गंगा, वो करेक्ट आंसर रहता था। लेकिन अगर हमें बोला लार्जेस्ट रिवर इन इंडियन पेनिनसुलर रीजन, तो क्या हम टिक करेंगे, गोदावरी।
तो उस केस में ये जो सेकंड नंबर पर है ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। अब बात आती है पेनिनसुलर रीजन किसको बोलते हैं, पता है क्या, नहीं पता? देखो इधर सबको पता है, इंडिया का मैप देखो इस तरह से कुछ होता है, बराबर है। ऊपर का नहीं बना रहा हूं, इतना ही समझो, क्योंकि इतना ही पार्ट जो ये काम का है। इतना जो रीजन है ना, ये यहाँ से भी किससे सराउंडेड है, वाटर से। यहाँ पर भी किससे है, यहाँ पता है ना क्या है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, पानी है ना वहां पर। इधर क्या है, क्या है, इंडियन ओशन है ना, हिंद महासागर, नहीं पता क्या? और यहाँ क्या है, लेफ्ट साइड में, वेस्ट साइड में अरेबियन सी, अरब सागर नहीं है क्या, पता है ना सभी को। हाँ, तो ये तीनों तरफ से अगर कोई लैंड का हिस्सा घिरा हुआ रहता है पानी से, तो उसको पेनिनसुला रीजन बोलते हैं। पेनिनसुला क्या बोलते हैं? और गोदावरी कहां पर है, ये इतने एरिया में, बराबर है ना, महाराष्ट्र में है कि नहीं। तो पेनिनसुला रीजन ये इतना हो जाएगा, तो इसमें सबसे जो लार्जेस्ट रिवर है वो कौन सी रहेंगी, समझ में आए? तो क्या क्या पता चला हमको, क्लियर हो गया। तो अगर सिर्फ लार्जेस्ट रिवर बोला तो हम क्या बोलेंगे, गंगा। लेकिन पेनिनसुला रीजन अगर हमको बोला तो क्या बोलेंगे हम, गोदावरी। इसके तीन नाम पता चल गए, दक्षिण गंगा बोलेंगे, साउथ गंगा बोलेंगे, या फिर वृद्ध गंगा बोलेंगे। समझ में आया? ये सेकंड लार्जेस्ट रिवर है कहां पर, इंडिया में। लोकेशन इसका समझ में आ गया, महाराष्ट्र में कहां पर है, नासिक में, वहां आसपास है, समझो, ठीक है। अब दूसरे ऑप्शंस की हम बात करते हैं, यहां तक समझ में आया? तो सबसे पहली जो रिवर है कौन सी है, हम रैंकिंग करते हैं सबसे लार्जेस्ट के हिसाब से। पहला कौन सा है, गंगा। दूसरी कौन सी है, गोदावरी। तीसरी कौन सी है, के, याद रखो, जीजी के, याद रखो। हाँ, जीजी, तो जीजी में जो है सबसे पहले क्या आएगा, गंगा आएगा, फिर गोदावरी, फिर कृष्णा, ठीक है, और फिर कावेरी। याद रहेगा रैंकिंग के हिसाब से कौन लार्जेस्ट है करके। सबसे लार्जेस्ट कौन सा है, गंगा, ठीक है। तो जीजी के इतना तो याद रहेगा ना। तो जीजी में पहले कौन आएगा, जो देवी है उसको, है ना, हो सकता है दूसरे भी, लेकिन जो फेमस वाली है गंगा है ना, तो गंगा याद रखना। कृष्णा कावेरी में से कृष्णा वो ज्यादा मेन है कि नहीं, गॉड है ना। तो ऐसे याद रखो, जो गॉड या गॉडेस है ना, वो उनको प्रायोरिटी दो पहले, जीजी और के में, ठीक है। तो गंगा, गोदावरी, फिर नेक्स्ट कौन सा है, थर्ड लार्जेस्ट पूछा तो क्या बोलोगे, हाँ, फोर्थ लार्जेस्ट पूछा तो, फिफ्थ नंबर पे कौन आता है, नर्मदा। इसका नर्मदा या नर्मदा, हाँ, ऐसे अलग अलग नाम है, प्रोनाउंसिएशन समय के हिसाब से चेंज हुए। समझ में आया इतना, सबको क्लियर है? इतनी सारी चीजें इसमें पता चली, पॉइंट क्लियर है ना। अब देखो इसका मैप देख लेते हैं अपन। ये देखो, दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा ब्लर है, ट्राई करो समझने का, ठीक है। देखो, बे ऑफ बंगाल है यहाँ पर, बंगाल की खाड़ी जिसको बोलते हैं, इंडियन ओशन है, हिंद महासागर, यहाँ पर क्या है, अरेबियन सी, अरब सागर है ना। अब गंगा देखो यहाँ से हिमालय की गोद से निकलती है, पता है ना सबको। तो ये गंगा रहेगी, ये महानदी है। लेकिन जो ऑप्शंस थे उसके हिसाब से देखो, गोदावरी ये दिख रही है यहाँ से, महाराष्ट्र ऐसा ऐसा आ रही है, बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो जा रही है, वहां मिल रही है ना। देन इसके बाद में क्या है, कृष्णा दिखी यहाँ पर, फिर क्या है, कावेरी, नर्मदा देखो यहाँ पर। एक अंदाजा रखो, हर एक नदी का जो लोकेशन है ना, याद रखो। सबसे पहले क्या है, नर्मदा, ये इधर साइड में, ठीक है। उसके बाद ताप्ती वहां पर है, महानदी इधर है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और गंगा ये इधर। हल्का फुल्का आइडिया रखो कि एग्जाम में अगर उससे रिलेटेड कुछ पूछा जाए तो हमें आ जाना चाहिए करके, समझा? पक्का याद हो गया। ये गंगा कहां पर है, ऊपर, महानदी इधर साइड में, ब्रह्मपुत्र इधर कहीं है, समझ में। फिर इधर क्या आएंगी, नर्मदा, ताप्ती, फिर गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ऐसे नीचे नीचे आते जाएंगे अपन, तमिलनाडु तक ऐसा पूरा पहुंच जाएंगे, कर्नाटक, तमिलनाडु। समझा यहां तक, एक अंदाजा पता चल गया। तो इस तरह से हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जो चारों ऑप्शन है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। चारों ऑप्शन से रिलेटेड गलत है तो क्यों गलत है, या फिर उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन हम पता करेंगे, ताकि किसी भी तरह का एमसीक्यू अगर आया तो हमसे बन पाए, ठीक है। समझा गया? सेकेंड क्वेश्चन,
ये भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत सारे। हाँ, जेनेवा है कि नहीं? द हेडक्वार्टर्स ऑफ WHO, हु, है ना? क्या है वो? फुल फॉर्म क्या है उसका? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज लोकेटेड एट, कहां पर, क्या बोलेंगे लोकेशन का है, कहां पर स्थित है, ऐसा पूछा है। 4 ऑप्शन है तुम्हारे पास, न्यूयॉर्क है, जिनेवा है, पेरिस है, और क्या है? रोम है। समझ में आया? सबसे पहले तो मुझे ये बताओ इनकी लोकेशन कहाँ कहाँ पर है, बाद में डिस्कस करते हैं अपन, ठीक है? तो पहले मुझे बता न्यूयॉर्क कहाँ पर है? न्यूयॉर्क कहाँ पर है? USA कहाँ पर है? अच्छा, गूगल कर रहे क्या तुम लोग? ठीक है। जिनेवा कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में, है कि नहीं? देन इसके बाद में पेरिस कहाँ पर है? पेरिस कहाँ पर है? पेरिस कहाँ पर है? फ्रांस। कहाँ पर है? फ्रांस, ठीक है। रोम कहाँ पर है? इटली में। समझ में आया? याद रहेगा इतना? तो हमको सारे जितने भी यहाँ पर दिए थे नाम, जो ऑप्शन थे, हमको समझ में आ गया कौन कहाँ पर है करके। न्यूयॉर्क कहाँ पर है? USA में जिनेवा कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में पेरिस कहाँ पर है? फ्रांस में रोम में, रोम कहाँ पर है? इटली में। इतना समझ में आ गया? अब बात करते हैं जिनेवा की। ये हमारा आंसर है ना? ये सबको ही पता है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये कई सारे एग्जाम में, या तुम लोग अगर मॉक टेस्ट वगैरह देते होंगे तो आइडिया हो गई, ये क्वेश्चन बार बार आता ही है, ठीक है। सो जिनेवा कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड कहाँ पर है? कौन से कॉन्टिनेंट? ये पता है क्या? कहाँ पर है? अच्छा, कॉन्टिनेंट कितने है ये पता है क्या? 7। कॉन्टिनेंट मतलब क्या होता है? हाँ, खंड बोलो या महाद्वीप बोलो, तो नाम से समझ में आ रहा है ना। द्वीप मतलब समझता है ना, आइलैंड जिसको बोलते हैं, पानी से घिरा हुआ है, बीच में जमीन है ना, बस ऐसे ही एक जगह। महाद्वीप जब हम बोलते हैं, कॉन्टिनेंट जब बोलते हैं हम, है ना, हिंदी में महाद्वीप बोलते हैं, मतलब वो बहुत बड़ा होगा। समझ में आया? एक लैंड का एरिया होगा, ठीक है, जो क्या होगा? बहुत बड़ा होगा। इसलिए उसको छोटा मोटा आइलैंड वगैरह ऐसा नहीं बोलते अपन, क्या बोलते हैं उसको? कॉन्टिनेंट बोलते हैं। सो मेजरली ऐसे कितने, जैसे मान के चलो ये बॉक्स पकड़ लो, ठीक है, ये इंडियन मैप है समझो, ठीक है, ये बॉक्स में तो मेजरली कितने कॉन्टिनेंट रहते हैं? ठीक है, कितने मेजर रहते हैं? 7 कॉन्टिनेंट है। कहाँ कहाँ होते हैं या कौन से होते हैं ये पता है क्या? बताओ। अच्छा, इधर बताओ, वेस्ट साइड में कौन से रहते हैं? वेस्ट साइड। अच्छा, ईस्ट वेस्ट समझ में आता है, ठीक है। इधर बोलेंगे हम ईस्ट, इधर बोलेंगे हम वेस्ट। समझ में आया? सबको क्लियर है क्या? सो वेस्ट में क्या आएगा? नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। समझ रहा? नॉर्थ अमेरिका, और ये उल्टा हो सकता है क्या कभी? नहीं कर सकते। नॉर्थ मतलब समझ में आया ना? याद करने की जरूरत है क्या? कौन सा कहां पर है? नॉर्थ मतलब ऊपर है, साउथ मतलब नीचे। हाँ, देन इसके बाद में नीचे में क्या रहता है इतने एरिया में? अंटार्कटिका। क्या रहता है? समझ में आया? अंटार्कटिका। याद रहेगा इतना? हाँ। देन इसके बाद में इधर क्या रहेगा? एक छोटा सा रहता है यहाँ पे, श्रीलंका मत बोलना। ठीक है, क्या रहेगा यहाँ पर? हाँ, ऑस्ट्रेलिया। कॉन्टिनेंट की बात कर रहा हूं मैं, अटलांटिक महासागर नहीं बोल रहा हूं मैं, अटलांटिक ओशन नहीं बोल रहा हूं मैं, कॉन्टिनेंट की बात कर रहा हूं। समझ में आया? तो कितने हो गए यहाँ पे? 1 2 3 4। ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, देन ऑस्ट्रेलिया। इतने हो गए, 4 हो गए, बच्चे कितने हैं? 3। अब सोचो 3। हाँ, एशिया रहेगा। हाँ, तो मान के चलो इतना एक पार्ट है, इतना एक पार्ट है, और इतना एक पार्ट है। समझ में आया? ठीक है, एक अंदाजन अपने बना लिए। तो यहां पर क्या रहेगा? अफ्रीका। क्या रहेगा? यहां पर क्या रहेगा? एशिया। समझ में? देन यहां क्या रहेगा? यूरोप। याद रहेगा? एक अंदाजा समझ में आ गया क्या है करके? सबको क्लियर हो गया? क्या है यहाँ पर? नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका। अगर सवाल आया, ठीक है, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है भाई?
और अगर सवाल आया स्मॉलेस्ट कौन सा है भाई? ऑस्ट्रेलिया। सवाल आया कि सेकंड लार्जेस्ट कौन सा है? अफ्रीका। समझ में आया? याद रहेगा ये सब। कुछ गिनी चुनी चीजें जो है वो थोड़ा सा याद रखो, वो काम में आएगा। ठीक है, इतना समझा? तो अब बात करते हैं जिनेवा, स्विट्जरलैंड कौन से कॉन्टिनेंट में है? बताओ। यूरोप में। कहां पर है? ये इधर पर कहीं है। ठीक है, याद रहेगा। सबको समझ में आया? जिनेवा ही क्यों? क्योंकि वो ऐसा लोकेशन है, कई सारे हब के लिए या फिर कई इंटरनेशनल जो क्या बोलेंगे एजेंसीज है उनके लिए एक क्या सेंट्रल हब है, इसलिए उसको बनाया गया। क्या बनाया गया? हेडक्वार्टर। किसका? WHO का। WHO क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या काम है उसका? फंक्शन क्या है? हाँ, हेल्थ केयर सेक्टर जो है उससे रिलेटेड क्या है? कई सारी पॉलिसीज बोलो, रिपोर्ट जनरेट करना, है ना? हाँ, जो न्यू डिसीज आते हैं उसके बारे में इंफॉर्म करना, उससे रिलेटेड रिपोर्ट्स वगैरह, है ना? और रिसर्च वगैरह करना, है ना? तो रिसर्च करेंगे तो उनको पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो उनको फंड कौन देगा? पैसा कौन देगा? हाँ, तो WHO जो है ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ना कई सारे देशों को मिलकर बना है। तो वो सारे देश क्या करते हैं? वॉलेंट्री बेसिस पे या कंपलसरी बेस पर क्या करते हैं? फंड प्रोवाइड करते हैं। फिर ये सबके लिए काम करता है। समझ में आ गया? करीब करीब कितने देश है उसमें WHO में? 194 समथिंग कुछ देश है ऐसे, एक अंदाजन ऐसा समझ लो। समझा? क्लियर हुआ सबको? कितने देश है समझ में आ गया? काम समझ में आ गया क्या है करके सबको? हाँ। अब जिनेवा स्विट्जरलैंड, इसमें WHO हेडक्वार्टर है ना? ये जो हेडक्वार्टर है, ठीक है, WHO, ये WHO जो ऑर्गेनाइजेशन है ये कब एस्टैब्लिश हुई पता है किसी को? 19 गुड बोलो। 48 7 अप्रैल 1948 में। समझ में आया? तो ऐसा पूछा जाता है एस्टैब्लिशमेंट डे जो है कब सेलिब्रेट करते करके, ऐसा क्वेश्चन आया तो हम बता सकते हैं ये जिस दिन एस्टैब्लिश करे उसी दिन को वो सेलिब्रेट करते हैं। समझ में आया? WHO डे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? 7 अप्रैल 19, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा, न्यूयॉर्क USA है ना? यहाँ पर जैसे ये ऑर्गेनाइजेशन जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, न्यूयॉर्क में कोई फेमस ऑर्गेनाइजेशन है क्या? हाँ, बहुत सारे हैं, लेकिन जो फेमस वाला है वो कौन सा है? क्या है बताओ? हाँ, यूनिसेफ। बराबर है। क्या फुल फॉर्म है इसका? यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड। यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन। अब बात यह है कि यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड बोला है, लेकिन ये बीच में जो लेटर है इसका क्या यूज है? यूनाइटेड नेशंस ये हो गया, चिल्ड्रंस फंड ये हो गया। आई और ई जो है इसमें है प्रेजेंट, लेकिन उसका फुल फॉर्म में तो कोई मतलब कोई जिक्र ही नहीं है। फिर क्या? तो अर्लियर क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या होता था? यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। तो इस हिसाब से उसका फुल फॉर्म हुआ करता था। ठीक है, बाद में चेंज करके शॉर्ट में क्या कर दिए? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। ठीक है वही चीज। यहां तक समझ में आ गया? दूसरा, न्यूयॉर्क से रिलेटेड समझ में आ गया, USA में। देन जिनेवा स्विट्जरलैंड, ये तो हमारा आंसर है, ये तो पता चल गया। पेरिस जो फ्रांस में, क्या है इससे रिलेटेड? यूनेस्को। गुड। क्या है? यूनेस्को। फुल फॉर्म क्या है? UN जहां दिख गया यूनाइटेड नेशन, खत्म। सिंपल है ना? यूनाइटेड नेशंस। फिर ई मतलब क्या रहता है? एजुकेशनल। एस मतलब साइंटिफिक। जनरली मोस्ट ऑफ दी जो फुल फॉर्म रहते हैं ना उसमें इन लेटर्स जो है ना इनका वही रहता है। ई आया तो एजुकेशनल रहता, आ रहा है तो रिसर्च रहता, ओ आया तो ऑर्गेनाइजेशन रहता, ज्यादातर केसेस में ऐसा ही रहता है। ठीक है, सो ई मतलब एजुकेशनल, एस मतलब साइंटिफिक, सी मतलब कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। समझ में है? हाँ, तो वो एजुकेशन के फील्ड में, रिसर्च या कल्चरल फील्ड में जो भी मतलब वेलफेयर करना है या जो कुछ भी रिसर्च वगैरह करना है वो ये ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। समझ में आया इतना? देन इसके बाद में लास्ट वाला क्या है? रोम। रोम में क्या चलता है?
फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन क्या है? तो ये हेडक्वार्टर्स बोलो यहाँ पर लोकेटेड है। समझ में आया? सबको क्लियर हो गया? तो जो हम कैसा पढ़ रहे हैं ये पॉइंट क्लियर है ना? एक एमसीक्यू उठा रहे, डिटेल में पढ़ रहे उसको, उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है सारी पता चल रही है। तो एट अ टाइम पर एक बार में कितने हमारे एमसीक्यूज क्लियर हो रहे हैं? 4, कम से कम 4, हालांकि तो ज्यादा ही हो रहे, बट 4 तो पकड़ गए, चलो, है कि नहीं? हाँ, सो यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? तो थोड़ी देर पहले मैं तुमको कॉन्टिनेंट के बारे में बता रहा था, है ना? ये देखो, ये जो वर्ल्ड मैप है ना, 7 कॉन्टिनेंट्स के बारे में बताया। नॉर्थ अमेरिका दिखा यहाँ पर साइड में, ये वो है कि नहीं, वेस्ट साइड में। ये साउथ अमेरिका, और नीचे में क्या, अंटार्कटिका, बर्फीली जगह, पता है ना सभी को। देन इसके बाद में यूरोप है, अफ्रीका है, एशिया है, और ओशिनिया मतलब ऑस्ट्रेलिया। समझ में आया? पॉइंट क्लियर है सबको? एक बेसिक आइडिया लग गया कितने कॉन्टिनेंट है, कैसा क्या है करके, याद रहेगा। इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमने पढ़ लिए थे, लार्जेस्ट कौन सा है, स्मॉलेस्ट कौन सा है, क्या है करके, है ना? है कि नहीं? हाँ, ये पिक्चर में दिख भी रहा है ऑस्ट्रेलिया जो छोटा है करके, है कि नहीं? चलो, स्विट्जरलैंड कहाँ पर है? यूरोप में, बराबर, यहाँ पर कहीं इतने एरिया में, ठीक है। ये तो आता ही होगा, बहुत सिंपल है कि नहीं? हाँ, आना ही चाहिए। विच गैस इज मोस्ट अबंडेंट इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर? अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है ना, उसमें लेयर्स होते हैं, लेयर्स अपन बाद में पढ़ेंगे, ठीक है? अभी सिर्फ ये क्वेश्चन पे फोकस करो। देखो, विच गैस इज मोस्ट अबंडेंट इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर? अर्थ के एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा, अबंडेंट मतलब सबसे ज्यादा, ज्यादा मात्रा में, है ना? तो सबका एक प्रोपोर्शन रहता है, परसेंट रहता है ना, ये इतना परसेंट है, उतना परसेंट है। तो बोला है कि सबसे ज्यादा कौन सा है भाई? ये 4 ऑप्शन है। कौन कौन से? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन, है ना? अब हम सांस लेते हैं, प्राणवायु जिसको बोलते हैं, ऑक्सीजन, है ना, वो सबसे अबंडेंट है क्या? सबसे ज्यादा है क्या? हाँ, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसी में गलती कर देंगे, उनको लगेंगे यार ऑक्सीजन तो भरपूर मात्रा में है करके, प्राणवायु है हमारी, बट ऐसा नहीं रहेगा। जो पढ़ेगा, जिसको आइडिया रहेगा, वही बराबर कर पाएगा ये, ठीक है? सो हमारा आंसर क्या रहेगा इसमें? नाइट्रोजन। किससे डिनोट करते हैं? एन से। किससे डिनोट करते हैं? अच्छा, ये जो नाइट्रोजन है, ठीक है, कितना पोर्शन है, कितना प्रोपोर्शन है, ये थोड़ी देर बाद देखते हैं, थोड़े इसके बारे में अपन जान लेते हैं। नाइट्रोजन को किससे डिनोट करते हैं? एन से करते हैं। समझ में आया? ठीक है। अब जो नाइट्रोजन है, ये हमें जरूरी है क्या? किस चीज में जरूरी है, या कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं, या कहाँ का इसका यूज होता है, समझो, बताओ। हमारी जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस है, ठीक है, या फिर रिप्रोडक्शन है ना, या फिर मान के चलो आरएनए, डीएनए, ये सारी चीजों में क्या होता है? नाइट्रोजन प्रेजेंट रहता है, पता है ना? सबको पता है नहीं है? नाइट्रोजन बेसिस पता है ना, जीन्स में रहते हैं करके। तो ओवरऑल देखा जाए तो हर एक चीज में क्या रहता है? नाइट्रोजन। मेटाबॉलिक प्रोसेस ले लो, रिप्रोडक्शन बोल लो, ठीक है, या फिर क्या, डीएनए बोलो, आरएनए बोलो, जितने भी प्रोटीन्स वगैरह रहते हैं, ये सारी चीजों में क्या रहता है? नाइट्रोजन रहता है कि नहीं? अभी नाइट्रोजन मिलता कहाँ से हमको? 2 ही चीज से मिलेगा। किससे मिलेगा? नेचर से, मतलब प्लांट से मिलेगा या तो एनिमल से मिलेगा, बराबर है ना? प्लांट से मिलेगा कि नहीं? और प्लांट को कहाँ से मिलता है? सॉइल से मिलेगा कि नहीं? सॉइल में क्या होते हैं? कई सारे बैक्टीरिया रहते हैं, है ना, वो क्या करते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन का वगैरह काम करते हैं, कन्वर्ट करते हैं अमोनिया को वगैरह, पता है ना? फिर वो प्लांट के थ्रू या एनिमल के थ्रू कहाँ जाते हैं? हम में आ जाते हैं। बात समझ में आई? इतनी क्लियर हो गया? हाँ, तो सबसे ज्यादा कौन सा है? नाइट्रोजन है। फिर उसके बाद में कौन सा है? उससे कम, नाइट्रोजन से जस्ट कम, कितना है? हाँ, यही तो गड़बड़ हो गई। अगर मान लो एग्जाम में पूछ लिया सेकंड मोस्ट क्या है, अबंडेंट कौन सा है, तो क्या बोलेंगे? ऑक्सीजन। क्या आएगा? हाँ, जो नाइट्रोजन जो है समझ लो 78% है, हम राउंड फिगर में बात करते हैं, ठीक है? नाइट्रोजन कितना है? 78%। ऑक्सीजन कितना है? 21% है। कितना है? एक अप्रोक्सीमेट राउंड फिगर में हम बात करें, ठीक है, हालांकि ये डेसिमल में रहता है,
ठीक है, इतना समझ में है। सो नाइट्रोजन इतना 78 हो गया और ये कितना हो गया, तो बचा कितना परसेंट, सोचो अच्छे से, ये 78 हो गया है ना, कितना परसेंट बचा, तो 1% में बाकी सारी गैसेस आ जाती, अदर गैसेस, समझ में। फिर उसमें भी क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड बोलो, आर्गन बोलो, क्रिप्टॉन, जेनॉन वगैरह ढेरों गैसेस है ना, हाइड्रोजन गैस वगैरह ये सारी आ जाती। सबको समझा। अगर मोस्ट अबंडेंट पूछा है तो हम क्या बोलेंगे आंसर, लीस्ट पूछा रहा तो सबसे कम कौन सी है भाई, अदर गैसेस में भी कौन सी है, हाइड्रोजन, उसका 0.00005 ऐसा समथिंग कुछ वैल्यू आता है, समझा। क्या है सबसे लीस्ट बोलो, सबसे कम कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है, कौन सी है, याद रहेगा सबको। लेकिन अगर मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट अगर पूछा, हाँ ठीक है, समझ में, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन यूनिवर्स, तो क्या बोलोगे, हाइड्रोजन, समझ में आया, सबको क्लियर हुआ क्या। अगर मैं गैसेस की बात करूंगा तो ये लीस्ट है, लेकिन एलिमेंट अगर क्वेश्चन में आया और तुमने किसी और को टिक कर दिया तो फंस गए वहीं, याद रहेगा, कंफ्यूजिंग पॉइंट है ये वाला। ठीक है, क्या बताया मैंने, अगर गैसेस की बात हुई, ठीक है, गैसेस की बात हुई तो हाइड्रोजन क्या रहेगा, लीस्ट रहेगा, क्या वैल्यू रहती है 0.000 ऐसा 5 समथिंग कुछ रहेगा, बहुत पीछे है, ठीक है, समझ में, कार्बन से भी पीछे है, ठीक है, इतना क्लियर है। लेकिन मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट पूछा इन द यूनिवर्स, ठीक है, तो क्या बोलेंगे अपन, हाइड्रोजन, क्या बोलेंगे, हाँ, समझ में आया, इतना याद रहेगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, इनका भी रहता है 0.004 ऐसा, आर्गन का उससे और कम रहता है, ठीक है, यहाँ तक पॉइंट क्लियर है सबको, समझ में आ गया। इनमें से सबसे ज्यादा जरूरी कौन सा है, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है सभी जरूरी है, ठीक है, चलो। चलो समझ में आया, यहाँ पर देखो डायग्राम, 78% क्या है, दिख रहा है, 21% क्या है, बच गया 1% के करीब, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, वाटर वेपर्स, अदर गैसेस वगैरह ये सब आ जाएंगे। अब इनका कंपोजिशन जनरली पूछता नहीं है, पूछा तो भी हमारे दिमाग में क्या रहेगा, 1% में इतनी सारी चीजें आ रही है कि नहीं, तो ये क्या रहेगा, कम ही रहेगा, 0 पॉइंट समथिंग समथिंग ही रहेगा, समझ में। इसके बाद लिस्ट में क्या आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, फिर उससे क्रिप्टॉन वगैरह ये सब, क्लियर है यहाँ तक पॉइंट। चलो नेक्स्ट, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट कौन सा है यूनिवर्स में, ओ वाह, याद हो गया। चलो देखो, ओहो पीछे से आवाज आ रही है। द आयरन मैन ऑफ इंडिया, हॉलीवुड का आयरन मैन कौन है पता है क्या, टोनी स्टार्क। देखते मूवी, नहीं देखते, टोनी स्टार्क नहीं पता, आयरन मैन, एवेंजर्स नहीं पता, गर्ल्स लोग ज्यादा मूवी नहीं देखते क्या, हॉलीवुड वाली नहीं देखते, बॉलीवुड वाली देखते चलो जाने दो। सब अपने इंडिया का आयरन मैन, आयरन मैन मतलब लौह पुरुष, लोहे का आदमी मत बोलना लौह पुरुष क्या बोलते हैं, किसको बोला जाता है, सो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। अच्छा इनके बारे में क्या पता है तुमको, इनका स्टैचू है, चलो ठीक है, पहले यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है उनका जो पोजीशन वगैरह है क्या थे वो बाद में डिस्कस करते हैं, पहले स्टैचू ठीक है, इनका स्टैचू, स्टैचू से रिलेटेड क्या पता है, वो स्टैचू को क्या नाम दिया गया है, स्टैचू ऑफ, अरे यूनिटी ना, हे भगवान यूनिटी है ना, लिबर्टी कहां से आ गया भाई। तो द स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है ये कहां पर लोकेटेड है, गुजरात में, कहां पर है, गुजरात में, समझ में है, हाँ हाँ हाँ, पता है ना सभी को, कितना टॉल है ये भी समझ में आ गया, उनके ऑनर में उनका स्टैचू बनाया गया ये भी समझ में आ गया, लौह पुरुष बोलो या आयरन मैन या फिर सरदार, ये नाम से वो जाने जाते हैं, ये भी पता चल गया है ना। अब
मुझे ये बताओ उनका डेजिग्नेशन क्या था, मतलब क्या बोलेंगे, क्या थे वो, पोस्ट वगैरह क्या थी उनकी आफ्टर इंडिपेंडेंस? कुछ ना कुछ पोस्ट दिए थे ना उनको, तो क्या थे वो? फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन थे? फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। यार तुम ऐसा मत करो यार, तुम अगर राजीव गांधी बोलोगे ना क्या थे? हाँ, क्या नाम है उनका? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो उनके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, करेंगे क्या? हाँ करेंगे, करना पड़ेगा ऑप्शन में, ठीक है, तो अभी कर लेते हैं। सो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे कौन? उनको बच्चों से बहुत ज्यादा लगा था, फूल कौन सा पसंद था उनको? फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे वो, है ना? कब? आफ्टर इंडिपेंडेंस। समझ में? जब भारत देश क्या हुआ, आजाद हुआ। कब आजाद हुआ पता है ना? तो पहले प्रधानमंत्री जो बने थे, प्राइम मिनिस्टर, समझता ना? प्राइम मिनिस्टर वो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। समझ में आया इतना? हाँ। दूसरी चीज हम बात कर रहे थे किसकी? सरदार वल्लभ भाई पटेल की। तो इनके बारे में क्या है? ये क्या थे? डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे। डिप्यूटी मतलब उनके नीचे, प्रधानमंत्री के नीचे उप प्रधानमंत्री। ऐसा सुने? कभी सुने क्या? उप मुख्यमंत्री ऐसा सुने कहीं? तो वैसा ही है। डिप्यूटी क्या थे? प्राइम मिनिस्टर थे। क्या थे? इसके साथ ही वो क्या थे? होम मिनिस्टर भी थे, गृह मंत्री जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभी कौन है अपने यहाँ गृह मंत्री? अमित शाह। और प्राइम मिनिस्टर कौन है? ये सबको याद है ना? चलो, तो उस समय क्या था ये समझ में आया। और इनका जो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस था। ये जो इंडिया का मैप जो बना है ना, कौन कौन से राज्य को, स्टेट को लेकर, या कौन कौन से यूनियन टेरिटरीज अपने साथ रहना चाहिए या राज्य रहना चाहिए, है ना, इसको लेकर ना इंडिपेंडेंस के बाद में ना बहुत सारे डिस्प्यूट्स थे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, जिसके वजह से ना हमारा इंडिया बराबर एक क्या बोलते, अखंड भारत जो बोलते हैं ना, वो बराबर नहीं था। आयरन मैन ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है? लौह पुरुष ऐसा बोलकर भी आ जाएगा, ठीक है? समझ में आया ना? डेप्यूटी क्या थे? प्राइम मिनिस्टर थे, होम मिनिस्टर भी थे। समझ में आया? तो इनके हाथ में था भाई पूरे इंडिया को क्या इंटीग्रेट करो करके, जोड़ो। तो अलग अलग राज्य में अलग अलग रियासतें चलती थी, अलग अलग राजा महाराजों का शासन चलता था, उन सबको जोड़कर बातचीत करके समझौते से, प्यार मोहब्बत से मिला लिए। और जिन लोगों ने नहीं माने उनको अटैक करें, चारों बाजू से कब्जा कर लिए, घेर लिया उनको। अब बोल क्या करता? समझ में? इस तरह से नीति अपनाया उन्होंने। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? सो आंसर है हमारा सरदार वल्लभ भाई। स्टैचू भी पता है ना तुमको? स्टैचू ऑफ क्या इनकी? उन्हीं के ऑनर में स्टैचू ऑफ लिबर्टी मत बोलना। समझ में आया? कहां पर है? गुजरात में। ठीक है। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, तो तुम्हें पता है हर एक चीज मेजर करने के लिए हमें यूनिट की जरूरत पड़ती है ना? अगर हम दूध लेने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, तो हम काय में मेजर करेंगे उसको? तो लीटर उसकी यूनिट हो गई। तो ऐसे ही जितनी भी चीज है उनको मेजर करने के लिए हमको यूनिट की जरूरत पड़ती है, बराबर है ना इतना? सो इलेक्ट्रिक करंट कितना जा रहा है, क्या है भाई, इसको मेजर करने के लिए भी यूनिट लगेगा ना? तो इलेक्ट्रिक करंट को डिनोट किससे करते हैं? अरे इलेक्ट्रिक करंट, करंट, इलेक्ट्रिक करंट को डिनोट किससे करते हैं? करंट, करंट, अरे आई से पढ़े नहीं गए तुम लोगों ने? 8, 9, 10th में ऐसा नहीं पढ़े? पोटेंशियल डिफरेंस को किससे करते हैं? ये क्या होता है भाई? यही पूछ रहे हो ना? मन में यही चल रहा ना? पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज V से डिनोट करते हैं, ठीक है? सो करंट को किससे डिनोट करते हैं? I से, याद रहेगा? सो करंट को I से डिनोट किया जाता है। और पूछ रहा है कि भाई I की यूनिट क्या है, मतलब इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या है? क्या है? क्या है? एम्पियर। क्या है? देखकर तो आंसर नहीं कर रहे ना? गुड, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक करंट जो है I से डिनोट करेंगे अपन उसको, ठीक है, और उसकी यूनिट क्या रहेगी? एम्पियर। अब तुम यहाँ देखो ऑप्शन में 4 नाम हमारे पास है, वोल्ट, ओम और एम्पियर, वॉट। ये चारों भी साइंटिस्ट के नाम है। काय के नाम है? हाँ।
तो एक्चुअल में होता क्या था पता है क्या, जो साइंटिस्ट जिस चीज की डिस्कवरी या इन्वेंशन करता था उन्हीं के ऑनर में क्या करते थे, उसको नाम दे दिया जाता था। ठीक है, तो ऐसा मान के चलो इलेक्ट्रिक करंट वगैरह इनका जिसने मतलब ये मेजर करने के लिए जो डिवाइस बनाया जो कुछ भी है ना, तो उनके ऑनर में क्या करते थे, उसको यूनिट ऐसा दे दिया जाता था। यहां तक समझा? तो एम्पियर किसका है? करंट। बाकी का पता है क्या? पता है ना, ये अभी तो बताया। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज, वोल्ट से बोलते हैं उसको, वी से डिनोट करते हैं। समझा? देन इसके बाद में ओम क्या है? रेसिस्टेंस। क्या है? रेसिस्टेंस पता है ना? हाँ, ऐसे सिंबल बना के अपन बताते थे, याद है क्या? जब हम ऐसा पढ़ते थे ना बुक में, रेसिस्टेंस है ना, फिजिक्स में था ये, है कि नहीं? तो इनका कॉम्बिनेशन चलता था सीरीज में, अगर उसका अरेंजमेंट कर रहे हैं, पैरेलल कर रहे हैं तो क्या होगा करके, है ना? तो वो सारी चीजें खैर छोड़ो। रेसिस्टेंस का क्या रहेगा यूनिट? ओम रहेगा। ओम कैसे दिखता है? ऐसा। समझ में आया? पता है ना सबको, याद आ रहा है थोड़ा बहुत? ठीक है, ओम। एम्पियर समझ में आया? ए से डिनोट करेंगे उसको, है कि नहीं? और इलेक्ट्रिक करंट को आई से करेंगे, एम्पियर। ए एम्पी ऐसा लिखो तो भी चलेगा, ए लिखेंगे तो भी चलता है। वॉट, ये सुनेंगे? कितने वॉट का बल्ब है? तो कितने वॉट का है मतलब किससे रिलेटेड बात कर रहे हैं? पावर से। किससे रिलेटेड? तो ये जो पावर है, एनर्जी है, वर्क है, ठीक है, ये किससे डिनोट करेंगे अपन, मतलब उसकी यूनिट क्या रहेंगी? वॉट रहेगी। समझा? क्या रहेंगी? हाँ, समझा? कोई डाउट किसी को? पक्का? इसके बारे में एक वीडियो देखे थे क्या तुम लोगों ने? हाँ, एक ऐसा इंटरव्यू होता, एक बंदा जाता, ठीक है, और उसको सवाल पूछा जाता। क्या पूछा जाता? उससे पूछा जाता व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर। तो बोलता व्हाट सर? यस, करेक्ट आंसर। समझा? फिर उससे पूछा जाता ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस? वो बोलता हाँ यस दैट्स करेक्ट। समझा? देखा क्या किसी ने ये? तो इस तरह से ऐसा रहता है। मतलब वो न चाहते हुए भी, उसको आता नहीं फिर भी वो पास कर लेता है इंटरव्यू। इलेक्ट्रिक करंट आई से डिनोट करेंगे, उसका यूनिट क्या रहेगा? एम्पियर रहेगा। पोटेंशियल डिफरेंस जो वोल्टेज है ना, वो क्या रहेगा? वोल्ट रहेगा। ओम रेसिस्टेंस रहेगा, है ना, रेसिस्ट करता है वो। समझ में? अब मुझे बताओ, ये क्या मेटल है? ये दिख रहा है ना रॉड, ये क्या है? मेटल है। और ये क्या? वुड है। रेसिस्टेंस किसका ज्यादा है? अरे वुड का ज्यादा है, रेसिस्ट कर रहा वो, इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होने दे रहा, रेसिस्ट कर रहा। हाँ, वुड का रेसिस्टेंस ज्यादा है। समझ में? किसके कंपेयर में? आयन के। बात समझ में आई क्या? हाँ, चलो याद रहेगा ना ये सारी चीजें। आगे बढ़ते हैं। समय ज्यादा लग रहा है, क्यों? क्योंकि अपन डिटेल में पढ़ रहे हैं ना, इसीलिए। ये तो तुम्हारी फील्ड का है। जीएस में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, जनरल स्टडीज में, जनरल साइंस। चलो देखो, विटामिन सी डेफिशिएंसी कॉजेज, डेफिशिएंसी मतलब उसकी कमी, है ना, उसकी कमी से क्या होता है? कौन से विटामिन सी की क्या होता है? स्कर्वी। विटामिन सी को क्या है केमिकल नेम उसका? एस्कॉर्बिक एसिड। पता है ना सभी को? उसकी कमी से क्या होगा? स्कर्वी होगा। स्कर्वी किससे रिलेटेड है? स्किन से रिलेटेड है कि नहीं? तो वो उस तरह का डिजीज हमको हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है सबको? हाँ। दूसरा है रिकेट्स, विटामिन किसकी डेफिशिएंसी से होता है? विटामिन डी। विटामिन डी को दूसरा नाम क्या बोलते हैं अपन? कैल्सिफेरॉन, है कि नहीं? साइंटिफिक नेम बोलो, है ना? या फिर सनशाइन वाला विटामिन ऐसे भी बोलते हैं जनरल तौर पर, बोलते कि नहीं? इसलिए धूप लेना, हाँ, वो नहीं रहेगा तो बच्चों में क्या हो जाएगा? रिकेट्स हो जाएगा, मतलब हड्डियां जो है वो कमजोर हो जाएंगी। बराबर ऐसा ही है? चलो ठीक है। फिर नेक्स्ट वाला क्या है? नाइट ब्लाइंडनेस। नाम से समझ में आ रहा है कि भाई रात में ठीक से नहीं दिखेगा, रात में, हाँ, समझ में? तो नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है, तो हमको दिखेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे? किसकी डेफिशिएंसी से हो रहा है ये? विटामिन। तो क्या खाना पड़ेगा फिर हमको? कैरेट वगैरह, पालक वगैरह, जिसमें विटामिन ए मिलेगा, फिश वगैरह, बहुत सारी चीजों में रहता है ना। देन इसका भी तो हमने पढ़ लिया, बेरी बेरी, ये क्या है?
चिकन पेरी पेरी ऐसे सुने, मोमोज पेरी पेरी, रहते हैं ना ऐसे बहुत सारे अलग अलग फ्लेवर के रहते हैं ना, मोमोज ये वो इस दुनिया भर की। क्या है पेरी पेरी, क्या है? अच्छा, किसकी डेफिशिएंसी से होता है? विटामिन, विटामिन बी। बी में कौन सा? B1। B1 को क्या बोला जाता है? थायमिन बोलते हैं। समझ में? उसकी कमी से होता है। बेरी बेरी में क्या होता है वैसे? हाँ, स्किन वाला ही है कि नहीं? स्किन से रिलेटेड बोलो, ये सारी चीजें होती है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, समझ में आ गया किसके डेफिशिएंसी से क्या क्या होता है, ये पॉइंट क्लियर है ना? ये क्या है? विटामिन, और ये विटामिन ए, ये विटामिन सी, और ये B1। समझ में आया? इतना क्लियर है? नेक्स्ट, द मेन फंक्शन ऑफ आरबीसी। आरबीसी का फुल फॉर्म क्या है? रेड ब्लड कार्पसल्स को या सेल को, एक ही बात है कि नहीं? तो उसका मेन फंक्शन क्या है भाई आरबीसी का? हाँ, क्या है? ट्रांसपोर्ट करता है। क्या ट्रांसपोर्ट करता है? ऑक्सीजन। क्यों करता है भाई? किस वजह से? ऐसा क्या खास है उसमें? हाँ, आरबीसी में क्या होते हैं? हीमोग्लोबिन होते हैं, जो उसकी एफिनिटी ज्यादा रहती है ना, किससे? ऑक्सीजन को क्या कर लेता है? बाइंड कर लेता है। तो उसका क्या है? ट्रांसपोर्ट करता है वो, क्या? ऑक्सीजन को। कहाँ ट्रांसपोर्ट करता है? बॉडी में जितने भी सेल्स है वहां पर लेकर जाता है। ठीक है, तो मेन फंक्शन हमको समझ में आ गया आरबीसी का। अच्छा, आरबीसी का दूसरा नाम पता है? एरिथ्रोसाइट्स या एरिथ्रोसाइट्स जो भी है। ठीक है, देन इम्यूनिटी। फर्स्ट ऑप्शन क्या था अपना? इम्यूनिटी मतलब रोग प्रतिकारक शक्ति जिसको बोलते हैं। कौन काम करता है इसके लिए? WBC, है ना, व्हाइट ब्लड कार्पसल्स, है कि नहीं? अब WBC जो है इम्यूनिटी के लिए काम करता है, उसका नाम क्या है? इस मेडिकल फील्ड में नाम क्या है उसका? ल्यूकोसाइट्स है। क्या है? याद रहेगा। देन इसके बाद में ब्लड क्लॉटिंग जो है किसकी वजह से होता है? विटामिन के की वजह से होता है। किसकी वजह से? के की। विटामिन की अगर बात करें, है ना, अगर ब्लड में ही अगर हम बोले किसकी वजह से होता है तो क्या बोलोगे? ब्लड क्लॉटिंग का। प्लेटलेट्स। किसकी वजह से? समझ में आया? किसकी वजह से होता है? अच्छा, प्लेटलेट्स का नाम बता सकते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स। क्लॉट करने वाला फैक्टर जो रहता है थ्रोम्बोसाइट्स, याद रहेगा। देन ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, ये तो हमने पढ़ लिया आरबीसी। डाइजेशन के लिए सलाइवा, अलग अलग जूसेस जो ये सीक्रेट होते हैं अलग अलग ग्लैंड से, ये तो पता है, एंजाइम्स वगैरह, है ना। तो क्लियर हो गया सबके बारे में। नेक्स्ट, ये जो जितना भी जीके जीएस वाला ये जो पार्ट है ना, इसमें टाइम लगेगा। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना, बाकी में इतना टाइम नहीं लगेगा। देखो, विच ऑर्गन प्यूरिफाइज ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में कौन सा ऑर्गन जो है ब्लड को प्यूरिफाई करता है? अब देखो, ऑप्शन जिस तरह से है, सुनो, ऑप्शन जिस तरह से है उससे तो हमको यही लगेगा भाई लीवर जो है वो भी प्यूरिफाई करता है कि नहीं? किडनी जो है वो भी करता है कि नहीं? और दूसरा लंग जो है ये भी प्यूरिफाई करने का काम करता है कि नहीं? गैसेस को प्यूरिफाई करता है ना। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो रहता है उससे काय में कन्वर्ट करता है ऑक्सीजनेटेड, ये भी प्यूरिफाई कर रहा है। हार्ट का काम तो पंप करने का, ऐसा समझ लो, ठीक है। किडनी भी प्यूरिफाई करता है ना। जितना भी वेस्ट मटेरियल है अपना एक्सक्रीट करने के काम में आता है, यूरिन क्रिएट करता है ना। लीवर भी क्या करता है? प्यूरिफाई करता है ना। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या रहना चाहिए? किडनी। क्या बोलेंगे? हमें पूछा है विच ऑर्गन प्यूरिफाइज ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी, सो मोस्ट अप्रोप्रिएट बोलो, या ऐसा कौन सा ऑर्गन है जिसका क्या है मेन फंक्शन जो है प्यूरिफाई करने का, वो कौन है? किडनी है। लीवर भी करता है, लेकिन दोनों में कंपेयर करें तो मेन ऑर्गन क्या है? किडनी है। समझा? लीवर कुछ हद तक करता है ना, लेकिन किडनी का काम ही क्या है?
प्यूरिफाई करने का, फिल्टर करने का। समझ में आया इतना? हार्ट और लंग्स के बारे में समझ में आ गया। लंग्स भी प्यूरिफाई करते हैं लेकिन वो गैसेस वाला है। ठीक है, नेक्स्ट। इंडिया फर्स्ट गगनयान ह्यूमन स्पेस मिशन इज लॉन्च्ड बाय, किसने लॉन्च किया था? अगर ये क्वेश्चन तुमको नहीं आता है तो समझ लो तुम में कॉमन सेंस भी नहीं है, जो आंसर इसका गलत बता रहे। सच में देखो इधर, यहाँ पहले ही लिख दिया उसने इंडिया, तो नासा इंडिया का है क्या? तो फिर कैसे नासा बोलोगे? नासा बोल सकते क्या अपन? हाँ, तो अब हमारे पास स्पेस एक्स यहाँ का है क्या? किसका है? प्राइवेट कंपनी है एलन मस्क का। एलन मस्क मालूम है ना, उसकी कंपनी है ना, मतलब उसका स्पेस मिशन जो स्पेस एक्स जो है उसका है ना, वो प्राइवेट कंपनी है समझो, ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, देन इसके बाद में नासा जो है, क्या है फुल फॉर्म इसका? नासा का फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। समझ में आए? ये क्या है, कहाँ की है? फॉरेन की, अमेरिका की। समझ में आए? देन हमारे पास ये तो ऑप्शन कट हो गए दोनों, है ना, वो तो बाहर के हैं, फॉरेन वाले। ये दो बच गए, ये दोनों में से कौन सा रहेगा भाई? इसरो और डीआरडीओ। सो डीआरडीओ जो है इसका फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च, फिर बोलो किसको पता है? किसी को नहीं पता? डीआरडीओ कभी नहीं सुने? डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। सिंपल है ना? तो क्या हो रहा है यहाँ पे? डिफेंस का काम हो रहा है, रिसर्च का काम हो रहा है और डेवलपमेंट का काम हो रहा है, वो ऑर्गेनाइजेशन है। याद रहेगा? तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कहीं भी इंडिया गगनयान जो है, फर्स्ट गगनयान स्पेस मिशन, ये मिलिट्री के लिए काम में आ रहा है क्या? डिफेंस मतलब मिलिट्री पर्पस के लिए, उसकी टेक्नोलॉजी के लिए। तो डीआरडीओ स्पेशली उसके लिए, किसके लिए? मिलिट्री पर्पस के लिए, है ना। मिलिट्री का जो भी इक्विपमेंट, टेक्नोलॉजी, जो भी डेवलपमेंट करना है, रिसर्च करना है डिफेंस सिस्टम से रिलेटेड, तो डीआरडीओ काम आएगा। आएगा कि नहीं? लेकिन इसरो है, ये जो है इस क्वेश्चन का आंसर है। इसरो का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल नहीं है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये लॉन्च करेगा क्या? गगनयान। क्या लॉन्च करेगा? अभी लॉन्च करने के लिए हमारे पास कितने लोकेशन है, कितनी साइट है? एक ही है फिलहाल, सेकंड वाली बन रही है, पर पता नहीं अभी कितना टाइम है बनने में। समझ में? श्रीहरिकोटा में, पता है ना सबको? हाँ, कहाँ पर है? श्रीहरिकोटा, पता है ना? हाँ। अब देखो, इंडिया फर्स्ट गगनयान बोला था, इसलिए इसका आंसर क्या रहेगा? इसरो आएगा। फुल फॉर्म समझ में आ गया? ये चारों से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन थी ये क्लियर हो गई। ये दोनों, ये जो स्पेस एक्स, ये क्या है? प्राइवेट कंपनी। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट। लो, जो हम देखते हैं, सुनते हैं, है ना, जो न्यूज में या जो चलता है, वो भी क्वेश्चंस बन के आते हैं। क्या पूछा है देखो, अब तुम महाराष्ट्र में रहकर और अगर इसका आंसर नहीं बन पा रहा तुमसे, तो महाराष्ट्र छोड़ दो। है कि नहीं? विच स्टेट लॉन्च द माझी लाड़की बहन योजना? हाँ, सो करेक्ट आंसर क्या है इसका? महाराष्ट्र में। कब किया था? 2024 में, जुलाई में ऐसा कुछ किया था ना। अगस्त मंथ से मिलना चालू हो गया था। कितने पैसे मिलने लगे? 1500 डीबीटी मोड में डायरेक्ट अकाउंट में आ गए। सारी महिलाएं खुश, मस्त जम गया काम। लेकिन ये सबको नहीं मिले, कुछ क्राइटेरिया वगैरह था ना उसमें, तो पहले सबको मिल रहे थे। अच्छा, ठीक है, ठीक है, जाने दो। तो 1500 रुपए मिल रहे थे, थोड़े बहुत खर्चे पानी हो जा रहे थे। हालांकि जो गरीब लोग हैं उनके लिए तो ये बहुत एकदम अच्छी वाली योजना थी, है ना। और अमीरों के लिए तो अच्छा पॉकेट मनी टाइप हो जा रहा था। कई लोग ऐसे भी है जो मतलब अच्छे खासे अमीर है, पैसा पानी है, फिर भी अप्लाई कर दिए, पास हो गए और मिल रहा है उनको। हुआ है ना ऐसा? ऐसा सुना मैंने, हुआ है करके। चलो जाने दो। अब देखो, गुजरात, एमपी और राजस्थान जो है, गुजरात, एमपी और यहाँ पर भी कुछ ना कुछ स्कीम्स है कि नहीं? पता है क्या क्या स्कीम है, बताओ।
यहाँ पर मुख्यमंत्री अमृतावन एक योजना बोलकर है, अमृतावन बोलकर एक है ना। तो उसमें क्या होता है, जिनका भी सर्जरी है मेडिकल से रिलेटेड, मतलब ट्रीटमेंट के लिए है ना, जो उस क्राइटेरिया में आते हैं, जैसे बीपीएल वगैरह जो रहते हैं ना, उस क्राइटेरिया में आते हैं, उनको क्या सरकार की तरफ से क्या होता है, मतलब मुख्यमंत्री की तरफ से कुछ फंड मिलता है समझो, ठीक है। गुजरात में होता है कौन सा, मुख्यमंत्री अमृतावन या अमृत ऐसा समझ लो योजना बोलकर एक रहता है, ठीक है। और राजस्थान में क्या होता है, जैसे छोटे मोटे उद्योग शुरू करने के लिए फाइनेंस की जरूरत पड़ती है ना, तो वो जो फाइनेंशियल फंड वगैरह जो रहता है वो राजस्थान में क्या होता है, मुख्यमंत्री योजना के तहत वो फंड प्रोवाइड होता है। जो मेजरली फंड है उसके बारे में हम डिस्कस करें। देन आता है एमपी मतलब मध्य प्रदेश। यहाँ पर क्या है, अब ध्यान दो, यहाँ पर ये है सुनने समझने वाली बात। ये कौन सी योजना का नाम है, माझी लाड़की बहन योजना है ना। यहाँ पर क्या है, बहना योजना, बहना या बहन जो भी है, समझ में। फर्क सिर्फ इतना ही है, अगर देखो डायरेक्ट ये क्वेश्चन आया रहता है लाडली बहन योजना है ना, और तुमने महाराष्ट्र में एकदम फॉर्म में आ गए, मेरे को तो आता है भाई, टिक करके आ गए, तो गलत हो गया रहता, क्योंकि एमपी में मध्य प्रदेश में भी ये योजना है, समझ में, लाडली बहन योजना। फर्क सिर्फ इतना ही है, महाराष्ट्र मतलब मराठी, तो माझी लाड़की बहन, समझा। यहाँ पे लाडली, इतना ही फर्क है, दोनों भी लाडले हैं, लेकिन फर्क समझ में आया, एक मराठी वाली है और एक कौन है, इतना ही फर्क है। ये अगर डिफरेंशिएट करना आ गया तो बन गया। अगर ये क्वेश्चन लाडली बहन से आ गया रहता और तुमने महाराष्ट्र टिक कर दिए रहते, गलत हो गया रहता, समझ में। अब याद रहेगा, अब कुछ आएगा तो कर पाओगे ना। आइए 7th, हाँ अपन ने स्टार्टिंग में डिस्कस कर रहे थे, याद है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मतलब WHO, बराबर है ना। कब एस्टैब्लिश हुआ था, 7 अप्रैल 19, बस यही जो डेट है ना, इसी डेट पर क्या करा जाता है, वर्ल्ड हेल्थ डे ऐसा सेलिब्रेट किया जाता है। डिस्कस कर रहे थे ना अपन ने, उसके बारे में अच्छे से डिस्कस कर लिए थे, क्या है क्यों होता है करके, है ना। अच्छा 22 अप्रैल को क्या होता है पता है क्या, अर्थ डे। क्या होता है, वर्ल्ड अर्थ डे, समझ में। 5 जून बहुत फेमस है, बहुत बार आ चुका है एग्जाम में, हाँ, एनवायरमेंटल या एनवायरमेंट डे, समझ में। अच्छा 1 दिसंबर, ये भी मोस्ट कॉमन है, एड्स डे। क्या है ये, समझा, याद रहेगा। 7 अप्रैल 1948 क्या हुआ था उस दिन, ये तो सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट ईयर है वो किसका, हाँ WHO के बारे में तो पढ़ लिया अपन ने। आगे बढ़ते हैं। देखो, चूज द करेक्ट सेंटेंस। 4 ऑप्शन है तुम्हारे पास, इसमें से बता रहा कौन सा वाला करेक्ट है। तो पहले आंसर बता दो, फिर अपन डिस्कस करते हैं कि वो क्यों है। नहीं समझ में आ रहा, चलो देखो पहला ऑप्शन देखो, he did not knew the answer, he did not knew the, तो देखो he जो है थर्ड पर्सन है, he she it they, पता है ना, थर्ड पर्सन में कौन सा है, सिंगुलर है, ठीक है, समझते जाओ मैं क्या बता रहा, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ठीक है। सो डिड आया, डिड से समझ में आ गया, पास्ट टेंस से करके क्या आया, ऑक्सिलरी वर्ब है, नहीं है, पास्ट टेंस में आया। तो जैसे ये पास्ट टेंस में आया, तो जो वर्ब रहेगा वो हमेशा बेस फॉर्म में रहेगा। कौन से फॉर्म में रहेगा, बेस फॉर्म, मतलब V1 रहना चाहिए। तो यहाँ पे न्यू की जगह क्या रहना था, नो, लेकिन यहाँ न्यू आया, इसलिए ये हमारा सेंटेंस करेक्ट नहीं। समझा क्यों गलत है, ये इसकी वजह से, इसकी वजह से गलत हो गया, बाकी ठीक था, समझा। डिड आया तो वर्ब का बेस फॉर्म आना चाहिए V1, बात समझ में आई। नेक्स्ट, he do not know the answer, he do not know the, अब बताओ, देखो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट बोलकर एक कॉन्सेप्ट रहता है, उसमें क्या होता है, अगर सब्जेक्ट तुम्हारा, ठीक है, थर्ड पर्सन और सिंगुलर है, तो सिंगुलर होने की वजह से उसके साथ डू नहीं आएगा। डू किसके साथ आता है, प्लूरल जो रहता, प्लूरल फॉर्म पता है ना, वी दे ऐसे जो रहते हैं ना, उसके साथ डू आता है। लेकिन ही जो है थर्ड पर्सन जो है सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हमेशा क्या आएगा, डज आएगा, है ना,
प्रेजेंट की अगर हम बात करेंगे तो डू और डज दोनों में से कोई एक आना चाहिए, तो यहाँ पर डू आएगा क्या, डज आएगा। तो ये डज नॉट नो ऐसा रहता तो ठीक हुआ रहता, तो इस पॉइंट की वजह से ये क्या हो गया, रॉन्ग। क्यों, डू के वजह से कैंसिल समझा, ही के साथ क्या आएगा, डज, प्रेजेंट की बात करें तो। नेक्स्ट, ही डज नॉट, देखो थर्ड पर्सन सिंगुलर, डज आया यहाँ पर और नो बेस फॉर्म आया, फर्स्ट V1 है ना, तो ये करेक्ट है। नॉट मतलब नेगेटिव सेंटेंस, समझा, तो ये हर तरह से ग्रामेटिकली क्या है, ये करेक्ट है। ही नॉट नोज द आंसर, सिर्फ नॉट लिखने से चलेगा क्या, ऑक्सिलरी वर्ब हमको लिखना पड़ेगा, समझा, ये करेक्ट फॉर्मेशन है क्या, स्ट्रक्चर इसका रॉन्ग है, इसलिए क्या है, ये हो नहीं सकता आंसर, समझा। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन सी। जो उससे रिलेटेड रूल समझा रहा हूं मैं, वो चीजें दिमाग में फिट कर लो, आगे काम आएंगे अपने को, ठीक है। चलो ये सिंपल वाला है। सिनोनिम, सिनोनिम का मतलब क्या होता है पहले बताओ, समानार्थी, और क्या नाम है उसका, समानार्थी, समानार्थ वाले, है ना, और पर्यायवाची शब्द भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाँ याद रखो, उस नाम से भी आता है एग्जाम में। तो देखो सिनोनिम ऑफ क्या लिखा है, ब्रेव, ब्रेव मतलब जो बहादुर है, साहसी है ना, तो इसका आंसर क्या रहेगा, करेजियस, जो साहस है, करेज मतलब समझता ना, साहसी। कावर्ड जो है, टिमिड जो है ना, ये दोनों का मतलब तो पता है, डरपोक, भित्रा, सुने ऐसा, हाँ, तो जो डरता है या डरपोक है, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, कावर्ड या फिर टिमिड बोलते हैं, समझ में। वीक मतलब भी उसी सेंस में बात हो रही है, वो कमजोर है ना, उतना ज्यादा करेजियस नहीं है कि नहीं, तो बेस्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या रहेगा, करेजियस। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, आइडेंटिफाई द टेंस शी इज कुकिंग फूड। हाँ, तो देखो हमें ये समझना चाहिए, सबसे पहले हमारा टारगेट रहना चाहिए इज पर। इज किस में आता है, प्रेजेंट टेंस में आता है। जैसे हमें पता चल गया आगे आईएनजी है, तो प्रेजेंट में आईएनजी, आईएनजी मतलब कंटिन्यूस, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस खत्म, कहां पर है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। यहां तक समझ में आया, क्या क्या रहना चाहिए, इज, एम, आर, ये तीन हेल्पिंग वर्ब आते हैं, आते कि नहीं, प्रेजेंट टेंस में कितने आते हैं, इज, एम, आर, ठीक है, साथ में आईएनजी आया तो हाँ, याद रहेगा सबको। अब अगर मान लो यही सेंटेंस को मुझे सिंपल प्रेजेंट में बनाना रहता, हाँ, तो मैं क्या लिखा रहता, शी, इज लिखूंगा क्या, सिंपल प्रेजेंट टेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आता, वहां पर क्या चलता है, वर्ब, जो वर्ब रहता है ना, बेस फॉर्म जो रहता है, उसमें या तो एस लगेगा या तो ईएस लगेगा, समझ में, एस लगेगा या फिर, हाँ, या फिर वैसे ही रहेगा एज इट इज। देखो इधर, तो शी क्या लिखेंगे, फिर कुक्स क्या लिखेंगे, हाँ, एस लगाना पड़ेगा, शी कुक नहीं बोलेंगे, यहाँ पे सिंगुलर है थर्ड पर्सन, तो कुक्स आएगा, एस या ई एस लगता है, एस या फिर समझ में आया क्या, तो यहाँ पर ई एस लगेगा क्या, नहीं, कुकीज ऐसा कुछ होगा, हाँ, शी कुक्स आएगा। शी के बदले में अगर मान लो दे रहता तो मैं कुक लिखा रहता, दे कुक, समझा, शी कुक्स फूड, तुम कुछ भी लिख सकते हैं, एवरी डे या कुछ भी ऐसा है, नहीं भी लिखो तो भी ठीक है, शी कुक्स फूड, समझा, वो खाना बनाती है, बात खत्म, समझा। क्या हुआ, सिंगुलर थर्ड पर्सन, तो उसके साथ क्या आएगा, वर्ब जो रहेगा उसमें क्या रहेगा, एस या ई एस लगेगा, समझ में, सिंगुलर जब रहता है एस या फिर ई एस, इसके साथ क्या लगेगा, एस लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगर प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो परफेक्ट में क्या आता है, हैज, हैव, हैड आता है, परफेक्ट में आते कि नहीं, लेकिन इसने प्रेजेंट बोला तो हैज या हैव, ये दोनों में से कोई एक आएगा, समझ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ, तो हैज, हैव, हैड ये परफेक्ट में आता है, लेकिन प्रेजेंट बोला है इसलिए हैज और हैव आएगा, बराबर। अब इसके साथ शी है, तो शी हैज आएगा कि हैव आएगा, अगेन सेम रूल, ठीक है, ये क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो इसके साथ क्या आएगा, शी हैज, समझ में, शी हैज आएगा, समझ में। हैव कब आएगा, जब दे रहेगा, आए रहेगा, है ना, वी रहेगा, यू रहेगा, है कि नहीं, सो शी हैज
क्या आएगा? कुक्ड। मतलब यहाँ पे हैज हैव आएगा और यहाँ पर V3 आएगा। V3 समझता है? वर्ब का थर्ड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जो बोलते हैं, है कि नहीं? तो देखो इधर कुक्ड क्या, जो भी है, समझा? कोई डाउट किसी को? नेक्स्ट पास्ट कंटिन्यूस। तो कंटिन्यूस बोला तो दिमाग में आना चाहिए आईएनजी, प्रोग्रेसिव टेंस सही है ना? पास्ट बोला तो वॉज और वर, बस ये दो में से कोई एक लगेगा। तो अब मेरे पास क्या है? सब्जेक्ट जो है वो शी है, शी के साथ वर आएगा क्या? नहीं, वो प्लूरल रहता तो आया रहता वर, है ना? तो शी वॉज कुकिंग, कुकिंग जो भी है, जो भी बना रही है, वॉट एवर। ठीक है, समझ में आया? तो ये चारों टेंस के रूल समझ में आ गए, क्या है किसके साथ क्या होता करके। ठीक है, नेक्स्ट। सिंपल है, ये सीरीज का पहला वाला टेस्ट है ना, इसलिए हम इसको थोड़ा सा इजी वे में ही लेंगे, इसके बाद डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते जाएंगे। एंटोनिम्स, एंटोनिम्स मतलब अपोजिट, विरुद्धार्थी शब्द, है ना? एक्सपांड, एक्सपांड मतलब क्या होता? फैलना, बढ़ना, है ना? तो उसका अपोजिट क्या रहेगा? कॉन्ट्रैक्ट। ये तो मोस्ट कॉमन वर्ड है नर्सिंग में, होता कि नहीं ऐसा? हाँ, ग्रो जो है बढ़ना, इंक्रीज भी बढ़ना, डेवलप भी बढ़ना, ये सब बढ़ने से रिलेटेड है ना? तो बेस्ट आंसर या करेक्ट आंसर क्या रहेगा? कॉन्ट्रैक्ट। मुलगा हा शब्द कोणत्या लिंगाचा आहे? हाँ, तो लिंग मतलब क्या होता है? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जेंडर, पता है ना सबको? जेंडर, जेंडर बोलते हैं ना? तो वही पूछा है कि भाई मुलगा जो है वो कौन से जेंडर का है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसकलिंग है, उभयलिंग है? तो पहले इनका नाम जान लेते हैं, आंसर पता चल गया ना? ये तो मेरे ख्याल से सबको ही आता है, बहुत सिंपल है ना? बट फिर भी हम सिंपल है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? डिटेल में समझ रहे हैं ना, तो सारी चीजें हमको पता रहनी चाहिए। तो देखो, तो पहले समझ लो स्त्रीलिंग मतलब क्या रहता? फीमेल के लिए, लड़की के लिए, है ना? तो इसको क्या बोलेंगे? मैस्कुलिन बोलेंगे या फेमिनाइन बोलेंगे? फेमिनाइन बोलेंगे, समझ में आया? पुल्लिंग मतलब क्या रहेगा? ये क्या रहेगा? फेमिनाइन, और ये क्या रहेगा? मैस्कुलिन रहेगा, ठीक है? पुरुष के लिए, मेल के लिए। नपुंसकलिंग, नपुंसकलिंग क्या? ट्रांसजेंडर। न्यूटर, क्या बोलेंगे? देखो, नेक्स्ट है उभयलिंग, क्या है? तो ये क्या है? कॉमन, कॉमन जेंडर। समझ में आया? सबको समझ में आया? हाँ, कॉमन में कौन आते? ठीक है, पूरे समझाता हूं। देखो, स्त्रीलिंग मतलब जिसमें अगर मान लो ये मुलगा है तो इसका आंसर क्या रहेगा? पुल्लिंग, मैस्कुलिन, मेल, पुरुष, समझा? मुलगा। अगर मुलगा के बदले में मुलगी रहता तो स्त्रीलिंग, फेमिनाइन। समझ में आया? देन इसके बाद में नपुंसकलिंग किसको बोलते हैं अपन? जिसका हमको कुछ पता नहीं रहता जेंडर क्या है करके, है ना? है कि नहीं? जैसे पुस्तक है, घर है ना? हाँ, टेबल है, तो इनका पता नहीं रहता। पता नहीं रहता मतलब जेंडर क्लियर नहीं रहता, डेफिनेट नहीं रहता, तो नपुंसकलिंग बोलेंगे। मतलब समझ लो नॉन लिविंग थिंग, नॉन लिविंग, सिंपल, आसान भाषा में निर्जीव वस्तु, ठीक है? नपुंसकलिंग बोलेंगे उसको, है ना? नेक्स्ट है उभयलिंग। उभयलिंग मतलब कॉमन जेंडर। कॉमन मतलब जैसे कि मैंने बोला टीचर, तो टीचर मैंने बोला तो तुम क्या समझेंगे? लड़की से ऐसा? मैंने डॉक्टर बोला तो क्या समझेंगे? दोनों भी हो सकते हैं। तो जो कॉमन रहता ना किसी चीज के लिए, जनरली ये प्रोफेशन पोस्ट वगैरह के लिए रहता, ठीक है? तो कॉमन के लिए अपन यूज करेंगे उभयलिंग, याद रहेगा? सबको समझ में आ गया? इंजीनियर बोला तो समझेंगे लड़की के बारे में बात हो रही है, लड़की के। हाँ, सो पॉइंट क्लियर है ना ये वाला? तो शाळेत जातो या वाक्यातील क्रियापद ओळखा। क्रियापद, हाँ, क्रिया, ऐसा कौन सा वर्ड,
ऐसा कौन सा वर्ड है जिसमें हमको क्रिया से रिलेटेड पता चल रहा है? जातो, ये वाला जातो कहां पर है भाई? ऑप्शन सी, ये हमारा आंसर रहेगा, समझा? तो मतलब क्या? सर्वनाम, किसी नाम के लिए यूज हो रहा है वो, है ना? मैंने ऐसा बोला कि राम शाळेत जातो, तो किसी पर्सन के लिए, किसी नाम के प्लेस पे अगर कोई शब्द यूज हो रहा है उसको क्या बोलेंगे? सर्वनाम। इंग्लिश में प्रोनाउन क्या बोलेंगे? यहां तक समझा? सो सर्वनाम के लिए तो शाळेत मतलब क्या? क्रिया विशेषण अवयव बोलते हैं। शाळेमध्ये अगर ऐसा बोला रहता तो हम क्या, मध्ये मतलब क्या होता? प्रेपोजिशन। क्या होता? समझ में आया क्या? प्रेपोजिशन, ठीक है। अब मध्ये तो है ना यहाँ पर, ये समझा? अगर मध्ये रहता तो उसमें शाळेमध्ये जातो असं। फिर उसके बाद में क्या है? शाळेत आ गया क्रिया विशेषण अवयव, मतलब प्लेस बता रहा है कहां पर जा रहा है करके, क्रिया कहां पर वो घट रही है करके, है ना? जातो क्या है? क्रिया है, क्रियापद, है ना? जनरली इसको पहचानने का नियम बहुत आसान है, आखिरी में रहता है। काय में रहता है? ज्यादातर केसेस में क्या रहता है? आखिरी में ही तुमको दिखेगा, लास्ट में। तो शाळेत जातो, समझा? तो पत्र लिहितो, है ना? ऐसा कुछ भी आता, मतलब आखिरी में ही आएगा जनरली, ठीक है? समझा यहां तक? ह्या प्रश्नाचं उत्तर मला मिळाला म्हणून मला खूप हर्ष। क्या है? हर्ष का ही मतलब क्या होता है? आनंद, है कि नहीं? दुख, शोक, वेदना, ये सब दुखदाई वाले हैं, दुख देने वाले, समझ में आया? तकलीफ देने वाले, समझ में आया? इसमें खुशी देने वाला कौन सा है? हर्ष, ठीक है? सिंपल था। हर्ष खुशी देगा, है ना? अरे रे, क्यों रे बाबा, किसको गुस्सा आ रहा है? हर्ष ज्यादा हो गया क्या? ये क्वेश्चन कहां से? हाँ, कंप्यूटर, ठीक है। अब समझो क्या बोलना है इसका। सीपीयू स्टैंड्स फॉर, मोस्ट कॉमन है ये, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग। तो बेस्ट आंसर, करेक्ट आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन बी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या है? सेंट्रल प्रोग्रामिंग, या प्रोग्राम नहीं रहेगा, कंप्यूटर प्रोसेसिंग नहीं रहेगा, कंट्रोल प्रोसेसिंग, ये देखो सब कंफ्यूजिंग टाइप दिख रहे हैं, है ना? इसलिए याद रखो, सिंपल ही है, याद हो ही जाएगा। अब एक्चुअल में क्या रहता है पता है क्या? जो हमारा सिस्टम है, कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है, उसमें तीन चीजें काम करती है। अगर मोटे मोटे तौर पर समझे तो देखो, यहाँ क्या रहता है? इनपुट रहता है, इसमें समझो थोड़ा, देखो ये रहता है इनपुट। क्या रहता है? इनपुट मतलब क्या है? हम जो भी डेटा क्या कर रहे हैं? फीड कर रहे हैं उसमें, इनपुट। और इनपुट करने के तरीके मालूम है तुमको, कौन कौन से डिवाइसेस रहते हैं करके, पता है ना सबको? तो इनपुट करेंगे, तो जो अपना सीपीयू डब्बा जो रहता है ना, तो वहां पर क्या होगा? वो सारी चीजें क्या होंगी? प्रोसेस होंगी। क्या होंगी? प्रोसेस जो है तीन फॉर्म में होती है। कितने फॉर्म में होती है? एक एएलयू यूनिट, पता है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या रहता है? जितने भी लॉजिकल, रीजनिंग वाले, अरिथमेटिक वाले रहते हैं, वो क्या, ये डिपार्टमेंट में जाएगा, वहां पर प्रोसेस होगा, ठीक है। फिर क्या रहता है? फिर क्या रहता है? कंट्रोल यूनिट एक रहता है। क्या रहता है? कंट्रोल यूनिट रहता है। क्या रहता है? और एक क्या रहता है? मेमोरी यूनिट। क्या रहता है? समझा? एएलयू और सीयू और क्या है? एमयू। ये सारी चीजें कंट्रोल करना, प्रोसेस करना, ये सब काम काय में होता है? सीपीयू में होता है। सीपीयू, समझा? कहां पर होता है? सीपीयू में। सीपीयू, समझा? ये तीन काम होते हैं। जितने भी अरिथमेटिकल, लॉजिकल ऑपरेशन जो है वो यहाँ परफॉर्म होते हैं। कंट्रोल करने का काम भी यहीं पर होता है। सारा मेमोरी वाला का जो काम है वो यहाँ पर होता है। तो ये तीनों काम सीपीयू में होते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर बोलते हैं। सुना है क्या ऐसा? हाँ। सो कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन जो है, दिमाग जो है, वो यही है। तो दिल कौन है? हाँ? अच्छा, ये जो है आउटपुट यूनिट है। कौन सा है?
तो पहले इनपुट होगा, उसके बाद प्रोसेस होगा, प्रोसेस होने के बाद में आउटपुट। आउटपुट का जो डिस्प्ले जो है डिस्प्ले होगा, जरूरी नहीं है डिस्प्ले ही होगा करके, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। आवाज आ सकती है हमको, कुछ हमको दिखाई दे सकता है, या हार्ड कॉपी मिल सकती है प्रिंटर वगैरह के थ्रू, है ना। तो जो भी हमको मिल रहा है ना आउटकम, उसका रिजल्ट, वो बोलेंगे हम आउटपुट। ये समझा इतना डायग्राम अच्छे से क्लियर हो गया? तीनों ये स्टेप बाय स्टेप क्या होता है, क्लियर है ना? अभी जो डिस्कस कर रहे थे वही क्वेश्चन आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस? इनपुट कौन सा है? इनपुट कौन सा है? कीबोर्ड। कौन सा है? हाँ, इनपुट की बात कर रहा है, मतलब हम टाइप करेंगे या कीज जो है कीबोर्ड की प्रेस करते हैं तब जाके वहां पे कमांड मिलता है, शो होता है ना। तो जो मैं टाइप कर रहा हूँ कीबोर्ड के जरिए, तो कीबोर्ड क्या हो गया मेरा, और जो वो मॉनिटर में दिखेगा मुझे रिजल्ट दे रहा है, तो वो क्या रहेगा? हाँ, तो कीबोर्ड हमारा इनपुट रहेगा। बाकी सारे जो दिख रहे हैं इसमें ये क्या है? प्रिंटर का काम पता ही है सबको, प्रिंट करने का। स्पीकर का काम भी पता है कि नहीं? वो भी क्या करेगा, हमको गाना या जो भी चीज है सुनाएगा ना, तो वो चीज है, आउटपुट दे रहा है। ठीक है? ट्वेंटी 25 क्वेश्चन है टोटल। ठीक है? MS Word is an example of operating system, application software, system software, utility software। बताओ क्या रहेगा? पर्टिकुलर कोई एक काम कर रहा है तो उसको बोलेंगे एप्लीकेशन, है कि नहीं? क्या बोलेंगे? सो MS Word टाइपिंग से रिलेटेड जो भी हम काम करते हैं ना, डॉक्यूमेंट फाइल वगैरह जो भी बनाना रहता है हमको, हम किस में करते हैं? MS Word में। और वो क्या कहलाता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। समझा? बहुत सारे रहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, रहते कि नहीं? हाँ, MS Word है, MS Paint है, एक्सेल है, पता है ना सबको, पावर पॉइंट है, और भी ढेरों बहुत सारे। अब देखो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब क्या है? जो हमारे हार्डवेयर को लिंक करता है और हमें क्या करता है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है कि भाई इसके ऊपर काम करो करके। ठीक है? ऑपरेटिंग सिस्टम। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के ना हम MS Word चला पाएंगे, कुछ भी नहीं। समझ में आया? सबको क्लियर हुआ क्या? अच्छे से समझा? हाँ, तो यहाँ पर क्या हुआ, ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब क्या है? OS। ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं ना, कौन सा OS है? डॉस हो गया, मैक OS हो गया, डेस्क ऑपरेटिंग सिस्टम या मैक OS वगैरह रहता है ना। तो ये सारे क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज नाम सुने हैं क्या? सबसे ज्यादा चलता है हमारे कंप्यूटर में भी, वही है ना। तो ये जो विंडोज है वो क्या, एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम। तुम जब PC ऑन करते हो तो सबसे पहला जो प्लेटफॉर्म या जो यूजर इंटरफेस हमको दिखता, तो वो क्या रहता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। फिर इसके बाद अपन जाते हैं काय में जाते हैं, जो हमारा एप्लीकेशन है पर्टिकुलर, जिसमें हमको काम करना है। समझा गया? मतलब ऐसा समझ के चलो, ये प्रीमाइसेस जो है ये क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। इस पर्टिकुलर थर्ड फ्लोर पे जो हमारा क्लास है ये क्या रहेगा? हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रहेगा, यहाँ पर काम है ना। समझा गया? इस तरह से। फिर दूसरा क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब ये सिस्टम से रिलेटेड जितने सॉफ्टवेयर है सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलेंगे उसको। सारी चीजें आ गई इसमें, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन वगैरह सब आ गया। ठीक है? नेक्स्ट है हमारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी मतलब स्पेसिफिक टास्क के लिए अगर हम कोई चीज बना रहे हैं सॉफ्टवेयर, तो उसको यूटिलिटी बोलते हैं। कोई यूटिलिटी छोटे मोटे काम के लिए, जैसे कि मान के चलो मेमोरी फुल हो गई है, डिस्क फॉर्मेट करना है, तो ये काम में आ जाएगा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। मान के चलो वायरसेस बहुत हो गए, एंटीवायरस जो है ये बेस्ट एग्जांपल है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का। समझा? एक स्पेसिफिक टास्क के लिए डिजाइन किया गया है, लिमिटेड टास्क करेगा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, छोटा सा कुछ यूज रहेगा उसका। समझा? याद रहेगा? नेक्स्ट बताओ। इसमें भी सोचना पड़ रहा क्या? हाँ, सिंपल नहीं है। व्हाट इज 25% ऑफ 200? देखो इधर, इसका मतलब क्या होता है? देखो 25% का मतलब अपॉन 100, ऑफ मतलब इनटू, और ये क्या है? 200। समझ में? कितने तरीके जिससे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं वो देखो। 0 से 0, 2 × 50 कितना हुआ?
सॉरी 2 इंटू 25 50, 50 आंसर है ना हमारा। तो कितने तरीके से कर सकते हैं ये देखो, ये पहला तरीका समझा। नंबर बहुत ही आसान है, छोटे ही नंबर है, कैलकुलेशन भी बहुत आसान है, बट तरीके समझो इसमें क्या क्या कर सकते हैं अपन। हमें ये पता रहना चाहिए, क्या पता रहना चाहिए कि 25% किसी भी नंबर का 25% का मतलब होता है भाई इसी नंबर को क्या करो 1/4 करो या डिवाइड बाय 2 करो। 1/4 करना मतलब डिवाइड बाय 4 करना, तो 4 से इसको कट करो, 4 1 जा, समझा। इसका मतलब ये क्या है, इसका मतलब मैंने क्या लिखा 1/4। अब इतना ही सॉल्व करना पड़ेगा हमको। सो 4 1 जा 4, 4 5 जा 4 0 जा आया 15। सबको समझा। या तो मल्टीप्लाई बाय 1/4 करो या फिर क्या करो डिवाइड बाय 4 करो। बात एक ही है, 25% मतलब बताया था ना, याद है ना सबको। चौथा हिस्सा एक सर्कल है, 4 में से ये चौथा हिस्सा जो रहता याद रहेगा। हाँ, तो इसका मतलब समझ में आ गया। हम ऐसा प्रैक्टिकली भी सोच सकते हैं, 200 रुपए हमारे पास, 4 हिस्से करना है, तो 4 हिस्से कितने करूंगा मैं 50 50 50, 4 लोगों में बांटना है ना, तो मैं ऐसे भी सोच सकता हूँ, ये इस तरह से कर सकता हूँ, 1/4 ऐसा लेकर कर सकता हूँ, ठीक है। या फिर मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि 10% मुझे पता है कितना होता है, 200 का 10% कितना 20 बराबर है। फिर से 10% निकालूंगा तो कितना 20। अब मुझे 5% निकालना पड़ेगा, तब जाके ये 25 होगा ना, इधर होगा कि नहीं। हाँ, और ये कितना आएगा 10। जब इसका आधा कर रहा हूं मैं तो इसका भी आधा करना पड़ेगा कि नहीं। तो टोटल कितना हुआ, ये एक तरीका हमारे पास। तरीके सीखो, क्योंकि एग्जाम में ना तुम्हारा अप्रोच क्या है ये मायने रखता, ठीक है। तो 50% आंसर कैसे आया ये समझा। हाँ, हम देखे साथ ही डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं तो वो देखो, 25% ऑफ क्या लिखा है 200 लिखा है कि नहीं। तो मेरे दिमाग में ये आना चाहिए कि भाई ये जो परसेंट में 2 जीरो है, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट, 2 इंटू 25 कितना 50, बिना कुछ लिखे बिना कुछ करे। ये सारे तरीके काम के हैं, अलग अलग जगह अलग अलग तरीके काम में आते हैं, समझ में। अब ये वाला तरीका तुम यहाँ अप्लाई करोगे तो बेवकूफी गई है कि नहीं। इतना लंबा जाएंगे कि अपन पहले 10 फाइंड करो फिर 10 ये। बेस्ट अप्रोच यही रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए दिमाग में, या तो ऐसा सोच लो 200 के 4 टुकड़े करो, अगर तुम सोच पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज ये ऐसा करो 2 जीरो कट गए परसेंट से, 2 इंटू 25 करो, आ जाएगा आंसर। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया। चलो सुनो, अब यहाँ क्या बोला है, द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इज 3:2। ठीक है, सिंपल सा सम है। शुरू में मैंने बताया ये पहला वाला है, इसलिए अपन क्या करें थोड़े इजी क्वेश्चंस ले रहे, धीरे धीरे लेवल बढ़ाते जाएंगे। तो द रेशियो दिया है यहाँ पे किसका, बॉयज टू गर्ल्स, मतलब पहले बॉयज है उसके बाद क्या है गर्ल्स है, इनका रेशियो कितना दिया है 3:2 दिया है। और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना दिया है 50 दिया है। टोटल कितने स्टूडेंट है 50, किसको मिला के बॉयज और गर्ल्स को मिला के, बॉयज और गर्ल्स को मिला के कितने हैं 50 है, समझ में। अब देखो बॉयज कितने हमारे पास 3x, जब भी रेशियो दिया रहता है कॉमन मल्टीपल लेते हैं अपन, सो 3x। गर्ल्स कितने हमारे पास 2x, कितना आया 50, तो ये 5x होगा इज इक्वल टू कितना 50। तो इसका मतलब क्या हुआ, x इज इक्वल टू क्या आएगा 50/5 आएगा। सो कैंसल आउट करेंगे तो x का आंसर कितना आएगा 10। लेकिन x का आंसर थोड़ी पूछा था, हमें पूछा था बॉयज। बॉयज क्या हमारे पास है देखो, हाँ, तो बॉयज के लिए मैं क्या करूंगा 3x मतलब क्या 3 इंटू क्या 10। सो फाइनली कितना मिलेगा, है क्या ऑप्शन में, सो ये 30 जो है ये हमारा करेक्ट आंसर है, बराबर है। लेकिन एग्जाम में इतना लंबा करेंगे कि अपन, हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए, जब भी रेशो दिखा तो हमको ये समझ में आना चाहिए पहला वाला क्या रिप्रेजेंट कर रहा बॉय को, दूसरा वाला रेशो गर्ल्स को। हमें पूछा क्या गया है बॉयज, तो बॉयज 3 है मतलब वो 3 का मल्टीपल होगा या 3 से डिवाइड होगा, समझा। तो आंसर देखो कौन 3 से डिवाइड हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है, एक ही हो रहा है। ये ऑप्शन यहाँ ऐसे बन गई कि सिर्फ एक ही ऑप्शन हो रहा है, इसलिए हम यहाँ से निकल गए, समझ में आया। नहीं हुआ तो उसको करने के तरीके फिर और रहते हैं, समझा, याद रहेगा ये।
सबको क्लियर हुआ? मान के चलो यहाँ कुछ और ऑप्शन रहता था, कुछ और रहता था, ठीक है, तब क्या किए रहते फिर? मान लो ये यहाँ 35 की जगह में 33 रहता था, कितना रहता था? 33 आया है ना। तो अब मैं तो फंस गया ना, 3 से तो ये भी होगा ये भी होगा, फिर कौन सा आंसर सेलेक्ट करूं मैं? तो ये तरीका करो, नहीं करना है तो फिर हाँ कुछ बोल रहे क्या? क्या देखो, इधर देखो, देख रहे साहब, टोटल नंबर हमारे पास 50 है। ये 50 काय का नंबर है? स्टूडेंट्स का है ना। तो अच्छे से समझो, ये टोटल जो नंबर है ये काय का है? स्टूडेंट्स का। स्टूडेंट में बॉयज और गर्ल्स दोनों है, और ये कितने हमारे पास? 5 है। देखो अच्छे से, 3 और 2 5, समझा? ये जो 5 है रेशो में, इसकी वैल्यू है 50। तो मैं पूछ रहा हूँ भाई 3 का वैल्यू कितना है? समझा? तो मैं सॉल्व करूंगा, 5 1 जा 5 10 जा 10 3 जा 30। तो अब 33 भी दे देगा तो मैं कर सकता हूँ इससे, एक की लाइन में आंसर आ जाएगा। ये वाला, ये जो पैरामीटर मैंने लिखा ना, इसको समझो, ये जो कैलकुलेशन लिखा ना यहाँ पे, ये 50 जो वैल्यू है, नंबर है ना, ये नंबर का रेशो कितना है? 5। मुझे किसका फाइंड करना है? बॉयज का। तो यहाँ बॉयज लिख दो, गर्ल्स रहता तो 2 लिखा रहता। सिंपल है क्या? चलो लो भाई, कोई है जो गलत करेगा इसको? कर सकता? चाह कर भी गलत नहीं करना। क्या हो गया? हैंग हो गया। फाइंड द ऑड वन आउट, ठीक है। इसमें जो ऑड है, असंगत, विसंगत, और क्या बोलते हैं? ऑड मतलब समझता है ना, जो इसमें मेल नहीं खाता, अलग है, सबसे डिफरेंट है, उसको बताना है। डॉग, कैट, काऊ और शेर है, तो क्या है? रीजन पता है? हालांकि एग्जाम में रीजन नहीं पूछेगा, बट अपने को पता रहना चाहिए। ये सारे क्या है और ये क्या है, बस खत्म, ठीक है। नेक्स्ट, नाउ द लास्ट वन, सबसे इजी वाला। इससे इजी तो कुछ हो ही नहीं सकता, है ना। आज इजी वाला कर लेते हैं, धीरे धीरे फिर डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते हैं। यहाँ पर बोला है कि भाई ए को अगर हमने 1 पकड़ा, 1 कंसिडर करो, बी को 2 करो, तो भाई जेड का क्या रहेंगे? तो हम क्या गिनते रहेंगे क्या? नहीं, ये हमें क्या बाय हार्ट रहना चाहिए। ये लर्न करने की ट्रिक मैं बता चुका हूँ, है ना। तो उसको लर्न कर लेना, ठीक है। ए का क्या रहेगा? 1, प्लेस वैल्यू है ना ये सबकी। टोटल कितने लेटर्स रहते हैं? 26 रहते हैं। तो जेड मतलब लास्ट है, तो उसका क्या रहेगा? 26। अच्छा, मुझे कोई बताएगा 27 किसका रहता? किसका रहता? हाँ, 27 एक्चुअल में किसी का नहीं रहता, ठीक है। जब हम रिपीट करेंगे तो 27 वाली पोजीशन पे क्या आएगा? ए आएगा, समझ में आया? जब हम रिपीट करते हैं तब। 25 पे क्या रहता है? वाई। 24 पे? अच्छा, बहुत बढ़िया, डब्ल्यू। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। सो इस तरह से हमने 25 MCQs क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करें, और ये 25 करते समय चारों ऑप्शन जो उसके ऊपर हमने डिटेल में डिस्कस करें, उससे रिलेटेड क्या इन्फॉर्मेशन है वो सारा पता करें। तो अगर देखा जाए मोटे मोटे तौर पे तो 100 MCQs हमारे रेडी हो गए। हुए कि नहीं हुए? ज्यादा ही पकड़ लो, क्योंकि कुछ इसमें तो हमने ज्यादा डिस्कस करे और डिटेल में, है ना। तो करीब करीब 100 क्वेश्चन हमारे क्या हो गए? कवर हो गए। अब तुम्हारा काम ये है कि ये जो यहाँ पर पढ़ाया गया है ये पूरा तुमको आना चाहिए। नेक्स्ट टाइम कभी भी अगर ये मैंने पूछा तो तुमको आना चाहिए, ठीक है। जब मुझे ऐसा लगा तुम लोग सीरियसली नहीं ले रहे, नहीं पढ़ रहे, तो फिर ये सीरीज बंद कर देंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच।